स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। जो मैंने आपको सैम्पल पेपर 1 प्रोवाइड कराया था उसमें मैंने सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए थे, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में बताऊँगा क्योंकि बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे हैं। और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आपको सैम्पल पेपर 1 प्रोवाइड करवाया था। उसमें मैंने जो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया था उसके बाद भी मैंने एक सैम्पल पेपर 2 भी आपको प्रोवाइड करवा दिया है, तो उसको भी आप ज़रूर देखना क्योंकि उसमें भी मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर है क्या। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कहता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की गणना कीजिए यदि एक अर्थव्यवस्था में स्वायत्त उपभोग 500 करोड़, प्रत्याशित निवेश 4000 करोड़ और अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर 18,000 करोड़ है। यानी आपको यहाँ पे स्वायत्त उपभोग 500 करोड़ दे रखा है, प्रत्याशित निवेश यानी निवेश आपको 4000 करोड़ दे रखा है और राष्ट्रीय आय आपको यहाँ पे दे रखी है 18,000 करोड़। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है MPC। आपको क्या निकालना है? MPC। आपको एक चीज़ पता होगा कि C प्लस आई यानी उपभोग प्लस निवेश बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय के, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ निकालनी है? उपभोग पहले निकाल लीजिए। आपको तो निकालनी है MPC। आपको क्या निकालनी है? MPC निकालनी है, लेकिन आपको सबसे पहले इसमें उपभोग निकाल लीजिए। यहाँ पर ये देखिए कैसे मैंने क्या रखा है, यहाँ पर मैंने क्या निकाला है? उपभोग। उपभोग कैसे निकलता है? राष्ट्रीय आय में से निवेश को माइनस करके आपका उपभोग निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन जो बताया फॉर्मूला C प्लस आई बराबर वाई होता है, ठीक है। C को इधर ही रख लीजिए और आई को जो है इसको उधर भेज दीजिए, तो आई माइनस हो जाएगा, वाई में से माइनस हो जाएगा आई, यानी राष्ट्रीय आय में से निवेश हो जाएगा माइनस, तुम्हारा क्या निकल जाएगा? उपभोग। और तुम्हें स्वायत्त उपभोग स्वायत्त उपभोग क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ MPC निकाल लीजिए। MPC आपको निकाला ना, तो MPC देखिए कैसे निकलता है। MPC का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर भी नोट कर दिया और वर्ड में भी यहाँ पे नोट कर दिया है, तो दोनों तरीके से आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा है कि उपभोग में से स्वायत्त उपभोग को माइनस करके और राष्ट्रीय आय से डिवाइड कर दीजिए, सीधा सीधा आपका आंसर MPC निकल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया भी है कि 14,000 जो आपका क्या आया था? C आया था, उपभोग निकला था, ठीक है। और उसमें से आपको स्वायत्त उपभोग जो 500 करोड़ दे रखा है उसमें माइनस कर देंगे, सीधा सीधा आपका 13,500 आंसर निकलेगा। उसको आप 18,000 से डिवाइड कर देंगे, 0.75 आपका आंसर होगा, ठीक। ये आपका MPC का आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर यही था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है? मान लीजिए काल्पनिक अर्थव्यवस्था में बचत 20 करोड़ से बढ़ती है जबकि राष्ट्रीय आय 100 करोड़ से बढ़ती है। राष्ट्रीय आय में 6,000 करोड़ की वृद्धि प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता की गणना करनी है। आपको यहाँ पे क्या निकालनी है? डेल्टा S डेल्टा I निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे आपको देख लीजिए कि डेल्टा S आपको 20 करोड़ दे रखा है और डेल्टा Y भी दे रखा है आपको राष्ट्रीय आय, ठीक है। लेकिन आपको क्या चीज़ निकालनी है? डेल्टा आई। और एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर डेल्टा वाई जो है आपको दो तरीके से दो चीज़ें दे रखी हैं, दो बार डेल्टा वाई, एक बार 100 दे रखा है और एक बार 600 दे रखा है। तो उसने कहा है कि ये जो बढ़ी हुई यानी वृद्धि प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त निवेश की गणना करनी है। यानी जो डेल्टा वाई आपका ये जो 6,000 है इसमें कितना अतिरिक्त खर्चा करें कि इतना मुझे प्राप्त हो जाए, यानी राष्ट्रीय प्राप्त हो जाए, कितना मुझे गणना मतलब एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, अतिरिक्त निवेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालनी है? डेल्टा आई। तो आपको इससे पता होगा कि डेल्टा आई का जो आपको तरीका है वो चीज़ कैसे निकल सकता है। आपको पता होगा कि के बराबर क्या होता है कि डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर दिया जाए, आप इसको चेंज कर दिए कि डेल्टा आई को उधर नीचे भेज दीजिए और डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? ऊपर, और नीचे आ जाएगा के। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि डेल्टा कैसे निकलेगा? डेल्टा वाई को डिवाइड कर दीजिए के से गुणक से। लेकिन के कैसे निकलता है? आपको पता होगा कि के जो निकलता है वो वन को MPS से डिवाइड करके निकलता है, ठीक है। 1 को MPS से डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या निकलेगा? के निकल जाएगा। लेकिन MPS कैसे निकलेगा? MPS निकालने के लिए देखिए आपको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि डेल्टा S और डेल्टा वाई को आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इसमें डेल्टा वाई आपको पहला वाला लेना है, ठीक, यानी 100 लेना। तो यहाँ से आपका MPS निकल जाएगा। MPS आपका 0.7 निकल गया। के आपका देखिए के कैसे निकल सकता है? 1 को डिवाइड कर दीजिए MPS से, सीधा आपका के निकल जाएगा। के कितना आंसर आया है? 5। के का आंसर कितना आया? 5। अब मैंने क्या बोला था आपको? के निकालना है, सॉरी डेल्टा आई निकालना है। तो डेल्टा आई निकालने के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? मैंने फॉर्मूला बताया था कि के बराबर होता है डेल्टा S डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। यानी आप इसको चेंज कर दीजिए, यानी डेल्टा आई को के की जगह पे कर दीजिए और वाई को वहीं रहेगा और के आ जाएगा नीचे, ठीक है।
यानी डेल्टा वाई जो आपको 6000 दूसरा वाला दिया था उसको डिवाइड कर दीजिए आप के से, गुणक से, तो आपका सीधा सीधा आंसर 12,000 करोड़ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है दूसरे वाले क्वेश्चन का? 12,000 करोड़, यही आपका आंसर था दूसरे वाले का। 1200 करोड़, सॉरी 12,000 करोड़ नहीं यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत से बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों ने हाल ही में अपने निवेश को चीन से भारत में हस्तांतरित किया, भारत में अपना उत्पादन प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप सरकार की मेक इन इंडिया योजना को बल मिला। अन्य कारकों को स्थिर मानते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उपरोक्त कथन का विदेशी विनिमय दरों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी मेक इन इंडिया का जो है इसका क्या प्रभाव पड़ा, विदेशी विनिमय दरों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, आपको ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, इसका आंसर यहाँ पर ये है। ठीक है, आंसर क्या कह रहा है देखिए, जब बहुराष्ट्रीय निगमों ने भारत में निवेश करेंगे तो भारत में उत्पादन के लिए कारखाने खोलेंगे, तो भारत में विदेशी विनिमय का अधिक मात्रा में प्रवेश होगा और विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। मुद्रा की पूर्ति बढ़ोतरी से विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की नई संतुलन कीमत निर्धारित होगी, जो वर्तमान कीमत की तुलना में पहले से कम होगी। ठीक है, यहाँ पे कम था, काम नहीं, कम होगी। इस प्रकार भारतीय मुद्रा का अधिमूल्यन होगा और विदेशी मुद्रा को खरीदने के लिए कम घरेलू मुद्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। आप इसका नोट कर लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ऐसे भी आप ले सकते हैं, देख लीजिए आपको जैसे ठीक लगता हो। चलिए देखते हैं चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये क्या कहता है। ये देखिए चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या था कि सरकारी बजट के एक उद्देश्य के रूप में संसाधनों का पुनः आवंटन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, सरकारी बजट का एक मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा सामाजिक संसाधनों को घोषित कर सामाजिक और आर्थिक हितों के अनुरूप पुनः आवंटन करना, करों के द्वारा संसाधनों को निवेश के लिए, आगे देखते हैं क्या है, प्रेरित किया जा सकता है। सरकार आर्थिक सहायता के द्वारा उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में विकसित कर सकती है। उदाहरण के लिए जैसे लघु पैमाने के उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनका विकास किया जा सकता है। सरकार शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, ग्रामीण विकास द्वारा संसाधनों के आवंटन को प्रभावित कर सकती है। सरकार सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब आदि हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन को हतोत्साहित करने के लिए उनको उत्पादन वितरण पर ऊंचे दरों से कर लगा सकती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, इसके अतिरिक्त सरकार उन क्षेत्रों में अपनी उत्पादन इकाइयाँ स्थापित कर सकती है जिन क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को रुचि है। प्राइवेट सेक्टर को जिसमें इंटरेस्ट आता है उसमें भी अपना उत्पादन क्षेत्र लगा सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पाँचवा क्या कहता है। पाँचवा भी देख लीजिए, एक अर्थव्यवस्था आय के अल्प रोजगार स्तर पर कार्यरत है। इस दिए हुए कथन से क्या आशय है, यानी आप क्या समझते हैं? इस स्थिति से निपटने के लिए किसी एक राजकोषीय उपाय और एक मौद्रिक उपाय का वर्णन करना है। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ एक बार, ये देख लीजिए, इसका आंसर चित्र फिगर के साथ आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो आप इसका देख करके आप एक बार नोट कर लेना आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से आपका। चलिए देखते हैं अगला, इसके बाद क्या है। ये आंसर थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ये देखिए, राष्ट्रीय निम्नलिखित उपाय जो आपके बताए थे रोजगार पर संतुलन तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, तो यहाँ पर आप इसके भी आंसर ये देख लीजिए, आपके आंसर हैं ये। ठीक है, निम्नलिखित उपायों द्वारा रोजगार संतुलन स्तर पर पहुंचा जा सकता है, ये आपके आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। छठा क्वेश्चन कहता है कि वस्तु और सेवा कर में समावेशित किन्हीं दो करों का नाम बताएं। तो मैंने दो से ज़्यादा यहाँ पे लिख दिया है, सेवा कर हो गया, उत्पादन कर हो गया, मूल्य संवृद्धि कर हो गया, बिक्री कर भी कोई भी आपका हो सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सातवां, ये क्या है। हाल ही के वर्षों में भारतवासियों ने अपने आप को परंपरागत ज्ञान और व्यवहार से दूर कर लिया है, पर्यावरण की बहुत बड़े पैमाने पर हानि की है। समझाइए कि किस प्रकार परंपरागत व्यवहार धारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। आपको यहाँ पर ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये देखिए आंसर, ये आंसर आपका इतना है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर को और पढ़ जरूर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं। ये रहा आपका अगला, भारतवर्ष में विद्युत क्षेत्र की स्थापित क्षमता से संबंधित बड़ी चुनौतियां क्या हैं। अगर सरकार विद्युत क्षेत्र स्थापित करना चाहती है तो उससे रिलेटेड जो बड़ी बड़ी समस्याएं, चुनौतियां हैं वो क्या है, वो चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो आप इसको देख जरूर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्थापित क्षमता में सुधार करना होगा, जिसके लिए हम निम्नलिखित सुझाव दे सकते हैं। तो कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो वहाँ पर आपको दिख रही है।
पहला दिख रहा है आपको निवेश में वृद्धि, क्षमता का अधिकतम उपयोग, है ना, ये है आपका आंसर यहाँ पे। देख लीजिए आप आपका आंसर यहाँ पे जो है, बड़ी चुनौतियाँ विद्युत क्षेत्रों की स्थापित क्षमता कम होना। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर को 7 से 8% के बीच रखना है तो भारत की वर्तमान बिजली क्षमता की में वृद्धि करनी होगी और इस दृष्टि से हमें स्थापित क्षमता में सुधार करना होगा, जिसके लिए हम निम्नलिखित सुझाव दे सकते हैं। तो ये आपका आंसर है 8वें क्वेश्चन का। 9वां क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। 9वां क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पे, 1964 से 1966 के शिक्षा आयोग ने यह सिफारिश की कि सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% भाग व्यय किया जाना चाहिए। किस पे ऊपर व्यय किया जाना चाहिए? शिक्षा के ऊपर। यहाँ पे शिक्षा नहीं लिखा हुआ है, शिक्षा के ऊपर व्यय किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये कह रहा है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतवर्ष कहाँ तक सफल रहा है, आपको यहाँ पर ये चीज़ें बतानी है। तो मैं इसका भी आपको आंसर एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका आंसर यहाँ पे है, ठीक है। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई। इस दिए हुए कथन का बचाव तथा खंडन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है और ये रहा आपका आंसर। यहाँ पे खंडन और बचाव दोनों करना है, यानी उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट भी आपको बताना है। चलिए देखते हैं। ये भी कई सारे बच्चों को नहीं आ रहा था आंसर में, तो मैं भी इसको बता देता हूँ कि मैंने बोला था इसको परिभाषित करना है, कि इसको विनिवेश को परिभाषित करना है, आयत प्रतिस्थापन को और बाह्य प्रापण को भी प्रतिस्थापित करना है। एक और था आपका कोटा, ये रहा कोटा भी आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे विनिवेश का पहला आंसर यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ये देखिए विनिवेश का आंसर ये पहला पूरा का पूरा है। यहाँ पर आपको इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने आना चाहिए। लागू करने के लिए निम्नलिखित कारण भी दिए हुए लागू किए जाते हैं। तो 2 कारण है इसका, सरकार की सहायता और कार्यकुशलता, ठीक है। दूसरा था आयात प्रतिस्थापन क्या होता है, यानी इसका जो परिभाषित करना था, तो इसकी परिभाषा मैंने यहाँ पे दे दी है और इसको भी लागू करने के कारण है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तीसरा था बाह्य प्रापण, ये भी इसका आंसर ये रहा, ठीक है। और चौथा जो है आपका यहाँ पर कोटा था, तो मैंने भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कोटा का भी यहाँ पे दे दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 12वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत के आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण आर्थिक विकास अति आवश्यक है। क्या आप इस दिए हुए कथन से सहमत हैं? उचित कारणों से अपने उत्तर का समर्थन कीजिए। ग्रामीण विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन भी कीजिए, ठीक है। आपको पता है कि भारत की अगर आर्थिक विकास करनी है तो गांव यानी गांव में जो गरीबी ज़्यादा है तो वहाँ पर उन चीज़ों को भी थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। गाँव के भी आर्थिक विकास का अति आवश्यक है, तभी जो है भारत की पूरी आर्थिक विकास हो पाएगा। तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है, ये देख लीजिए, ठीक है। आगे मैं आपको और प्रोवाइड कर देता हूँ आंसर। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को या सभी आंसर्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, ठीक है। ये देख लीजिए, क्योंकि आंसर थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर है, तो मैंने आपको आंसर सिर्फ प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। ये देखिए आपका 13वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के बावजूद भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था स्वयं एक बीमार व्यवस्था है। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की किन्हीं 3 बड़ी चुनौतियों का या समस्याओं का उल्लेख करते हुए इस कथन का बचाव कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी स्वास्थ्य व्यवस्था एक स्वयं में बीमार अर्थव्यवस्था है, तो वो क्यों है, यहाँ पर आपको ये चीज़ें बतानी है और यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ये देखिए समस्याओं का उल्लेख कीजिए और इसका बचाव भी करना है आपका। ये देखिए आपका आंसर यहाँ से ये रहा, ठीक है। कम सार्वजनिक खर्च, शहरी ग्रामीण विभाजन, ये चीज़ें हैं आपके आंसर, मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। महिला स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य एक बहुत ज़्यादा भागीदारी रखता है, कि मतलब हर चीज़ों में महिलाओं के स्वास्थ्य को देखा जाता है, क्योंकि महिलाओं को स्वास्थ्य अगर नहीं ठीक रहेगा तो भारत की जो जनसंख्या के लगभग बहुत सी भाग जो है अगर देखोगे आप तो महिलाओं के उसमें अस्वस्थ पाई जाती हैं ज़्यादातर, है ना। तो मैं आपको ये जो कठिनाइयाँ हैं, जो मुश्किलें आती हैं महिलाओं की, वो आपको यहाँ पे बतानी है कि महिलाएं स्वास्थ्य व्यवस्था उनकी कैसी है, किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट यहाँ पे ये रहा, मध्यवर्ती वस्तु की परिभाषा दीजिए। मध्यवर्ती वस्तु से हमारा आशय उन गैर टिकाऊ वस्तुओं से है जिनकी मांग उत्पादकों द्वारा उत्पादन करने तथा पुनः बिक्री के लिए की जाती है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के 14 क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो आप उन 14 क्वेश्चंस को ज़रूर देख लेना और इनके आंसर भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस के साथ प्रोवाइड कर दिया है, तो आप ज़रूर देखना।
ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ रखे हुए प्रोवाइड करवाए हुए। इससे पहले मैंने आपको एक सैम्पल पेपर 1 प्रोवाइड करा था, ये सैम्पल पेपर 1 का ही है आंसर सारा का सारा, ये सैम्पल पेपर 1 का है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको मैंने एक और आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया सैम्पल पेपर 2 का, उसमें भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं, तो उसका भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो उसको भी ज़रूर देखना। अगर आपको उसके भी आंसर नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके आंसर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर जैसे इसको प्रोवाइड कराया हूँ वैसे उसके भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में तो फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी डाउट या समस्या या कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो हमें आप कमेंट ज़रूर करना, मुझे बता देना ताकि मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे सकूं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड वगैरह को भी शेयर ज़रूर कर देना ताकि उनको भी इस चीज़ का भी फ़ायदा हो जाए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें भी मिल जाए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।